तो जय जिनेन्द्र आप सभी से। जय जिनेन्द्र आप सभी से। और हमने चर्चा की थी लवण समुद्र पर, मगर आज हम फिर से यही चर्चा कर रहे हैं। तो थोड़ा सा इसको इजी बना करके करने की कोशिश की है, कुछ डायग्राम्स वगैरह भी बनाए हैं। एक चीज और है कि कल परसों तरसों आदि जो क्लासेस हुई थी, उनमें एक जगह मैंने एक रज्जू की जगह एक योजन बोल दिया था। तो उसको करेक्ट कर लीजिएगा, उसको एक योजन ध्यान में ना रह जाए। जो लोक का जो हिस्सा जहां पर मध्य लोक है, वहां पर एक रज्जू है, एक योजन नहीं है। और एक जगह मैंने यौगलिक की जगह भी कर्म भूमि मुंह से निकल गया था। तो वैसे तो हम जानते हैं कहाँ कहाँ यौगलिक क्षेत्र है, कहाँ कहाँ कर्म भूमि है, लेकिन ये दो करेक्शंस नजर में आए तो मैंने बता दिए। सो आई रिक्वेस्ट सुमन जी, आप नौकार मंत्र सुनाएं तो हम शुरुआत करें क्लास की। ओम रिंग नमो अरहंताणं। ओम रिंग नमो सिद्धाणं। ओम रिंग नमो आयर्याणं। ओम रिंग नमो वज्रायाणं। ओम रिंग नमो लोये सव्यसाहुणं। ऐसो पंच नमोकारो सव्य पावपणासनो। मंगलाणां च सव्येसिं पडमं हवै मंगलम। पडमं हवै मंगलम। बहुत सुंदर, ओम अरहम सुमन जी। राइट। तो अ, आरती जी ने प्रश्न पूछा था कि वो कौन सी दो नदियां हैं। तो वो जो दोनों नदियां हैं वो है निमग्न जला, और दूसरी नदी है उन्मग्न जला। तो अब जो उन्मग्न जला है, वो नदी क्या करती है कि जितने भी पदार्थ उसके अंदर जाते हैं, गंदे या शुचि पदार्थ, उनको 3 बार घुमा करके और बाहर निकाल देती है। और निमग्न जला अपने भीतर उन्हें बिठा लेती है। तो हमें भी वैसे ही अपने कषायों को भी ऐसा ही, तो हमें उन्मग्न ज्वला जला बनना है या निमग्न जला बनना है, ये तो हमें सोचने की बात है। तो हमें भी अपने कषायों को बिल्कुल इसी इसी प्रकार से निकाल कर बाहर फेंक देना चाहिए। तो चलिए आज हम मध्य लोक में से लवण समुद्र को वापस पढ़ने की कोशिश करते हैं। तो ये जो लवण समुद्र है, अब क्या है, बिल्कुल ऐसे गोलाई में है ना, गोल, ऐसे राउंड राउंड शेप में जम्बू द्वीप है। और इस जम्बू द्वीप के बाहर चूड़ी के आकार का ऐसे बाहर पूरा घेरा हुआ लवण समुद्र। लवण समुद्र के बाहर धातकी खंड, धातकी खंड के बाहर कालोदधी समुद्र, कालोदधी समुद्र के बाहर अर्ध पुष्कर या पुष्कर द्वीप, फिर एक और समुद्र, एक और द्वीप, ऐसे इस प्रकार से हमने समझा कि ऐसा हमारा मध्य लोक तिरछे रूप में फैला हुआ, एक के ऊपर एक नहीं, एक के बाहर एक फैला हुआ ये मध्य लोक है। ठीक है। तो आज हमने हमने पहले जम्बू द्वीप को अच्छी तरह से समझ लिया था। अब इसी जम्बू द्वीप को घेरे हुए है लवण समुद्र। इस लवण समुद्र को आज हम एक बार फिर से समझने की, या प्रॉपरली मान लीजिए पहली बार ही समझने की हम वापस कोशिश कर रहे हैं। तो मैं स्क्रीन शेयर करती हूँ आपके साथ। मैं सिर्फ स्क्रॉल डाउन कर रही हूँ, लोक वगैरह हमने जो भी कुछ किया था, ये हमारा जम्बू द्वीप जो हमने किया था। हाँ, एक बात और है कि जम्बू द्वीप से आप लोगों ने पूछा था कि गंगा और सिंधु जो है वो कहाँ से निकलती है, इसी वैजयंत द्वार से या कहीं और से? नहीं, 3 द्वार है यहाँ पर, 1, 2 और 3। ये 1, 2 और 3, इनमें से जो बीच वाला द्वार है वो वैजयंत द्वार है। और इसके अलावा जो बाकी 2 द्वार हैं वो लेफ्ट और राइट साइड में बने हुए हैं। और यहीं पर जो है वो, यहीं से, यहाँ से गंगा और यहाँ से सिंधु जो है वो निकलती है। तो 2 अलग से द्वार बने हुए हैं नीचे की तरफ, जहां से गंगा नदी और सिंधु नदी निकल करके और लवण समुद्र में मिलती हैं। ठीक है। तो यहाँ पर देखिए 1, 2, 3, 3 द्वार बने हुए हैं। यहाँ से ये गंगा और सिंधु नदी मिलती है, और बीच वाला वैजयंत द्वार है। ठीक है, चलिए हम आगे बढ़ते हैं। ये हमारा अढ़ाई द्वीप। तो अढ़ाई द्वीप में हमने देखा ही था, बिल्कुल बीचों बीच में ये जम्बू द्वीप है, और जम्बू द्वीप को घेरा हुआ ये लवण समुद्र है। ठीक है ना।
तो मेरू पर्वत, और इसे हम छोटा कर लेते हैं तो लार्ज हो जाएगा। ये देखिए, तो ये जो बीच में जो हमें दिख रहा है ये शेडेड सा, ये है लवण समुद्र, नहीं ये है जम्बूद्वीप। ठीक है, ये हो गया जम्बूद्वीप। और जम्बूद्वीप के बाहर इसको घेरे हुए है लवण समुद्र, और लवण समुद्र को घेरे हुए ये वाला पोर्शन है धाकी खंड। ठीक है, तो ये जो जम्बूद्वीप है ये बिल्कुल यहां से यहां तक पूरा क्या है, 1 योजन। और जो लवण समुद्र है ये यहां से यहां तक कितना है, ये है 2 योजन। इधर भी 2 योजन, कहीं से भी आप ले लीजिए, वो जम्बू द्वीप से लेकर के धातकी खंड तक की दूरी जहां पर के लवण समुद्र है, वो पूरा का पूरा 2 योजन है। ठीक है, और इसके बाद जो ये धातकी खंड है ये 4 योजन। लवण समुद्र से लेकर के और जो अगला शुरू हो जाता है जिसे हम कहते हैं कालोदधी समुद्र, वहां तक कहीं से भी आप नाप लीजिए, ये धातकी खंड जो है ये कितना आता है, ये आता है 4 योजन। ठीक है, तो ये है लवण समुद्र, जहां पर ये पानी बना हुआ है, ये लवण समुद्र है। तो ये जो जम्बू द्वीप है इसके बाहर हमने कहा था एक जगती एक दीवार बनी हुई है, और इसके बाहर चूड़ी के आकार का, ये चूड़ी के आकार का ये जो लवण समुद्र है ये बना हुआ है। ठीक है ना, तो ये है लवण समुद्र। और ये चारों ओर से बिल्कुल जहां कॉर्नर है इसका, लवण समुद्र जहां से शुरू होता है, ये सारा पोर्शन यहां से भी और यहां से भी, यहां से ये कितना चौड़ा है, ये केवल बालाग्र जितना गहरा, कितना गहरा है, बालाग्र जितना, बाल का अग्र भाग जो होता है सिर्फ उतना गहरा है। और धीरे धीरे जैसे जैसे आप अंदर की तरफ जाते चले जाते हैं, चाहे आप यहाँ से जाएं चाहे आप यहाँ से जाएं, जहां से भी हम जाते चले जाते हैं उतना उतना ये गहरा होता चला जाता है, गहरा और गहरा और गहरा होता चला जाता है। और बीच में आकर के ये इतना गहरा हो जाता है कि ये 16,000 योजन ऊपर तक गहरा, और नीचे जो है ये 1,000 योजन, तो टोटल 17,000 योजन इसकी गहराई बन जाती है, जिसे हम कहते हैं दगमाला। ये देखिए दगमाला का एक पिक्चर बनाया है। तो ये दगमाला है, यहाँ पर आप देखेंगे कि ये जम्बू द्वीप है, यहाँ पर ये जम्बू द्वीप है और ये धातकी खंड है। ठीक है ना, जम्बू द्वीप और धातकी खंड, और ये बीच में लवण समुद्र है जो यहाँ पर बालाग्र के समान है, बिल्कुल यहाँ भी बालाग्र के समान है। जहां से शुरुआत होता है धीरे धीरे गहराई बढ़ती चली जाती है, और बढ़ते 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 जो है वो ये हिस्सा जो है ये केवल 1,000 योजन का, ये देखिए ये केवल 1,000 योजन का हिस्सा है ये वाला। और इधर ऊपर की तरफ जो है ये वाला हिस्सा, ये हिस्सा हो जाता है आपके 16,000 योजन का। ठीक है ना, तो 1,000 योजन और 16,000 योजन टोटल मिला करके और ये हो जाता है 17,000 योजन। तो देखिए नीचे जो 1,000 योजन है वो कोई बहुत बड़े आश्चर्य की बात नहीं है, नीचे है, लेकिन ऊपर की तरफ 16,000 योजन पहाड़ की तरह ये पानी, पानी का एक पहाड़ सा बना बना हुआ है। इतना ऊंचा पानी, ये कैसे हो सकता है, पहले तो हम इसके नाप तोल को समझ लेते हैं अच्छी तरह से, कि नीचे 1,000 योजन और ऊपर 16,000 योजन, यानी कि अगर इसके ऊपर यहाँ पर आप अगर नाव लेकर के और बैठे हैं, तो आप कितने कितना नीचे पानी है आपसे, 17,000 योजन गहराई के ऊपर आप बैठे हुए हैं। ठीक है, और ये कितना कितनी दूर तक फैला हुआ है, ये 17,000 की गहराई कितनी दूरी तक फैली हुई है, ये 10,000 योजन तक, यानी बीच में लवण समुद्र के 10,000 योजन तक ऐसा स्थान है जो कि 17,000 योजन गहराई वाला स्थान है। ठीक है, और इस उठे हुए हिस्से को, ये जो 16,000 उठा हुआ हिस्सा है, इसे हम कहते हैं दगमाला। और ये जो दगमाला है, ये इसको 1,74,000 नाग जाति के देवता इसको दबाते रहते हैं, दबाते रहते हैं, क्योंकि अगर इसको ना दबाएं
तो क्या होगा कि ये पानी अगर उछल करके या निकल करके या मर्यादा लांघ करके और अगर जम्बू द्वीप पर आ जाए या धातकी खंड में चला जाए तो दोनों द्वीपों का सर्वनाश हो जाएगा। परंतु आप इसे लोक का स्वभाव कह लीजिए, ये नाग जाति के देवता इसे दबाते हैं ऐसा समझ लीजिए, लेकिन ये जो उठाव है ये अपनी मर्यादा कभी भी नहीं लांघता। क्यों? क्योंकि जो जम्बू द्वीप है और जो धातकी खंड है उसमें जो तीर्थंकर हैं, जो श्रावक श्राविका साधु साध्वी हैं, जो धार्मिक जन हैं, जो सम्यक्त्वी जन हैं, उनकी महिमा ऐसी है, उनका प्रताप, उनका तेज ऐसा है कि ये लवण समुद्र की ऊंचाई जो है ये 16,000 वाली, ये दगमाला अपनी मर्यादा को कभी भी नहीं लांघ। तो ये है दगमाला। और ये जो पानी उठा हुआ है, ये पानी उठा हुआ कैसे है? ऐसा कैसे हो सकता है कि 16,000 योजन ऊपर तक पानी का पहाड़, मतलब कितना अनबिलीवेबल सा लगता है, इसके पीछे लॉजिक क्या है? तो ये जो लवण समुद्र है, इसके अंदर 4 महापाताल के कलश हैं। 4 महापाताल कलश। तो आप देखिए बीच में जम्बू द्वीप है और इस जम्बू द्वीप में उत्तर, दक्षिण, पूर्व और पश्चिम किसी भी ओर से आप जब चलना शुरू करें तो 95,000 योजन जब चल लेते हैं तब एक एक महापाताल कलश आता है। उत्तर की दिशा में 95,000 योजन चलेंगे तो एक महाकल पाताल कलश आ जाएगा। राइट में भी, लेफ्ट में भी, नीचे भी और ऊपर, मतलब नीचे ऊपर एज ए नॉर्थ ईस्ट, उत्तर दिशा, दक्षिण दिशा, पूर्व दिशा और पश्चिम दिशा। इस प्रकार से अगर आप जाएं 95,000 योजन तो हर ओर, चारों ओर ये महापाताल कलश जो है ये स्थित है। ठीक है। तो ये वो महापाताल कलश हैं और ये जो महापाताल कलश हैं इनकी साइज क्या है, ये करते क्या है, कहाँ है ये, आइए हम देखते हैं। तो ये जो महापाताल कलश है ये देखिए, ऐसे देखते हैं। एक ड्राइंग मैंने बनाई है आपके लिए, आज थोड़ी आर्टिस्ट्री की है। तो ये है महापाताल कलश। ठीक है। तो आप देखेंगे ये लवण समुद्र है और ये 4 महापाताल कलश का थोड़ा सा 3D पिक्चर बनाने की कोशिश की है। नीचे ये अधोलोक है जो ब्लैक कलर में है। तो आप देखेंगे कि इस प्रकार का शेप है महापाताल कलश का, कि बीच में इतना चौड़ा है और ऊपर जो है वो संकरा है और नीचे भी संकरा है। इस प्रकार का महापाताल कलश का की ये डिजाइन है। और ऊपर ही ऊपर आप देखेंगे इसके मुंह की तरफ और एकदम नीचे का जो मुंह है ये 10,000 योजन का है। और बीच में जो ये चौड़ाई है, ये जो चौड़ाई है, ये चौड़ाई है 1,00,000 योजन की। ये 1,00,000 योजन की चौड़ाई है। ठीक है ना? सो और बाकी इसकी जो ऊंचाई है ये भी 1,00,000 योजन है। तो 1,00,000 योजन ये कैसे है कि 1,000 योजन जो है वो तो लवण समुद्र का जो 1,000 योजन है वहां तक है ही, और उसके अलावा बाकी का जो है ये नीचे अधोलोक में ये पाताल कलश चले जाते हैं। तो एक रत्न प्रभा पृथ्वी का पंख क्षेत्र है, वहां तक ये अधोलोक में ये पाताल कलश चले जाते हैं। ठीक है। अब ये जो पाताल, 4 पाताल कलश हैं, इनके अंदर है क्या? तो इन 4 पाताल कलशों में आप देखिए यहाँ पर इस वाले पिक्चर में देखिए, ये 3 हिस्सों में डिवाइडेड है। ठीक है। 1,00,000 योजन, सो 33,333 एंड 1/3, 1/3 योजन। और इसके 3 हिस्से हम 3 पार्ट में बराबर बराबर बांट देते हैं, तो ये 3 हिस्से एक एक महापाताल कलश के बन जाते हैं। और इन तीनों हिस्सों में क्या है? आप देखिए सबसे ऊपर वाले हिस्से में जो है वो जल है, और फिर उसके नीचे वाले हिस्से में जल और वायु दोनों हैं, और उसके नीचे वाले हिस्से में वायु है। इसमें जल है, इसमें जल और वायु दोनों हैं, और इसमें वायु है। अब क्या होता है कि बड़ी मजेदार बात है ये, कि जैसे 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 ये कृष्ण पक्ष चलता है तब धीरे 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 क्या होता है, इसके अंदर ये जल जो है ये बढ़ता चला जाता है, और फाइनली पूरा ये जो बीच वाला हिस्सा है ये जलमय हो जाता है।
और जैसे 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 ये शुक्ल पक्ष की ओर बढ़ता है, ये पूरा हिस्सा जो है ये वायुमय हो जाता है। इफ आई एम नॉट रॉन्ग, कृष्ण पक्ष में ही शायद जल बढ़ता है, एंड वाइसा वर्सा भी हो सकता है, पर एक हिस्से में जल बढ़ता है, एक हिस्से में वायु बढ़ती है। और जब ये पूरा, और ये वायु जब इसमें नीचे की, देखिए नीचे वाले में भी पूरी वायु है ये, और ये गुंजायमान होती है, और इस समय क्या होता है कि ये पानी बढ़ता है, और बढ़ करके 16,000 योजन ऊपर तक ये पानी इस कारण से चला जाता है। वैसे जब दबता है तो 11,000 योजन तक नीचे भी ये पानी आ सकता है। और बढ़ता कब है? जब यहाँ पर वायु बहुत अधिक हो जाती है, गुंजायमान होती है, तो ये पानी का हिस्सा जो ऊपर की तरफ उछालता है ये पानी को, और इसके कारण ये 16,000 योजन तक ये पानी ऊपर चढ़ा हुआ रहता है, इन्हीं पाताल कलशों के कारण। ठीक है, तो ये है वो पाताल कलश, और ये पाताल कलश जो है वो कारण है 16,000 योजन ऊंची उस तटमाला के। हम आगे बढ़ते हैं, ये आ जाता है हमारा जम्बूद्वीप। इसको मैं थोड़ा सा छोटा करने की कोशिश करती हूँ। ठीक है, अब आप देखिए यहाँ पर क्या है, ये है हमारा बीच में जम्बूद्वीप, और ये चारों तरफ जो है वो है लवण समुद्र। ठीक है, अब इस महापाताल कलश हमने कर लिए। ठीक है, अब क्या है कि इस जम्बू द्वीप के चारों तरफ से ये जो लवण समुद्र है, यहाँ पर 42,000 योजन जाने पर 8 पर्वत आते हैं। केवल 8 पर्वत, 8 पर्वत नहीं आते हैं, 8 पर्वत आते हैं। ठीक है, तो ये देखिए पर्वत नंबर 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ये 8 पर्वत जो हैं ये आते हैं। ठीक है, और ये पर्वत कैसे हैं? ये पर्वत है बिल्कुल जैसे आप समझिए आधे कलश के समान, है ना, ऐसे उल्टे रखे हुए आधे कलश के समान ये पर्वत है। ठीक है, तो ऊपर से फ्लैट है ये, इस प्रकार के पर्वत हैं, और सफेद रंग के, श्वेत रंग के पर्वत हैं ये सारे 8 के 8 जो पर्वत हैं। और ये जो पर्वत हैं, 8 पर्वत जो हैं, इनके ऊपर बेलंधर अणुबेलंधर देवों का निवास है। और ये जो बेलंधर अणुबेलंधर देव हैं, यंतर जाति के नहीं, ये नाग जाति के देव है। पिछली बार एक क्लास में मैंने व्यंतर जाति के देव बता दिया था इन्हें, ये नाग जाति के ही देव हैं जिनका निवास इन पर्वतों के ऊपर है। ठीक है, और आप देखेंगे कि ये जो बाकी के द्वीप है, हरे हरे रंग के जो ये द्वीप हैं, बीचों बीच में ये बने हुए इन पर्वतों के, इनको हम बोलते हैं दिशा। और ये जो नॉर्थ ईस्ट, ये वाली जो दिशाएं होती हैं, इनको हम कहते हैं विदिशा। ठीक है, तो ये जो विदिशाएं हैं, इनके अंदर आप देखेंगे कि जो चार, दो 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 हरे रंग के बना रखे हैं मैंने, हरा रंग दिया है जिनको, ये सूर्य द्वीप कहलाते हैं। और इनके दोनों तरफ जो है वो दो दो चंद्र द्वीप बने हुए। ठीक है, तो इस टोटल लवण समुद्र में 8 सूर्य द्वीप हैं, और चंद्र जो है वो 16 द्वीप हैं। इसके अलावा एक ये ऑरेंज कलर का, उस दिन किसी ने मुझे पूछा था कि ये जो गौतम द्वीप है ये कहाँ पर स्थित है, तो आप देखिए जो ऑरेंज कलर का बनाया है ना, ये कहाँ पर है? ये नॉर्थ वेस्ट, इस तरफ में, इस दिशा में ये गौतम द्वीप बना हुआ है। और ये जो गौतम द्वीप है, इसमें कौन रहते हैं? यहाँ पर जो सुस्थित देव हैं वो रहते हैं अपने परिवार के सहित। और ये जितने भी द्वीप हैं, ये बहुत बढ़िया मतलब बने हुए हैं। इनमें बड़े ऐशो आराम के साथ में बड़े बड़े प्रासाद, बड़े बड़े महल आलीशान बने हुए हैं। और यहाँ पर ये व्यंतर जाति के और नाग जो जाति के जो देव हैं, ये यहाँ पर रहते हैं, निवास करते हैं, नागकुमार जाति के देव। और जिस जिस द्वीप का जो जो नाम है, और भी बहुत सारे द्वीप लवण समुद्र में हैं, ये मुख्य द्वीप हैं। इसके अलावा भी छोटे 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 अनेक द्वीप हैं यहाँ पर। तो जैसा जैसा जिस द्वीप का नाम है, उसके अनुसार उन देवताओं के नाम है जो कि यहाँ पर निवास करते हैं।
तो सूर्य और चंद्र के जो द्वीप है वो यही माने गए हैं, उत्पत्ति भी यहीं से मानी गई है, परंतु इन देवों की राजधानियां जो है वो अढ़ाई द्वीप क्षेत्र से भी बाहर मानी गई। तो ये इस प्रकार से ये जो द्वीप हैं वो इस समुद्र में, लवण समुद्र में इस प्रकार से बिछे हुए हैं। और ये ध्यान रखिएगा कि इस जम्बू द्वीप से ये 42,000 योजन जब नीचे जाते हैं किसी भी दिशा से, तब ये पर्वत जो है वो आते हैं। राइट। अब आगे हम बढ़ते हैं तो आप देखेंगे कि ये जम्बू द्वीप है, और जम्बू द्वीप में ये आगे बाहर है लवण समुद्र। ठीक है। तो लवण समुद्र में आपने देखा था कि जब एरवत क्षेत्र और भरत क्षेत्र को हम पढ़ रहे थे, तो एरवत क्षेत्र को घेरे हुए शिखरी पर्वत था। ठीक है। और नीचे भरत क्षेत्र को घेरे हुए जो उसे जो है वो हिमवय से अलग करता है, वो हिमवान पर्वत। तो ये जो हिमवान और शिखरी पर्वत हैं, इनसे बिल्कुल हाथी के दांत के आकार से, मैंने बिल्कुल सीधे सीधे बना दिए हैं, पर हाथी के दांत दांत के आकार का निकले हुए ये दाढ़ें निकली हुई है। शिखरी पर्वत के राइट साइड में दो निकली हुई है, लेफ्ट तरफ में दो निकली हुई है, और हिमवान पर्वत से भी आप देखेंगे दो दाढ़ें निकली हुई है ना, दो राइट तरफ और दो राइट लेफ्ट तरफ। तो टोटल ये 8 दाढ़ें निकली हुई है। ठीक है। ये कहाँ निकली हुई है? लवण समुद्र के अंदर। लवण समुद्र के अंदर पहाड़ की ये दाढ़ें निकली हुई है। ठीक है। ऐसे जैसे कहते हैं ना, एक्सटेंशन है ये निकले हुए हैं। और ये जो निकली हुई दाढ़ें हैं, हर एक दाढ़ के अंदर 7-7 द्वीप बने हुए हैं। ये देखिए लाल रंग के जो मैंने बनाए हैं, ये 7-7 द्वीप बने हुए हैं। और ऐसे 7 द्वीप हर एक इन 8 दाढ़ों में से हर एक दाढ़ में बने हुए हैं। इसीलिए 8 × 7, यहाँ पर 56 अंतरद्वीप। अंतरद्वीप इसलिए बोलते हैं कि ये द्वीप जो है वो लवण समुद्र में है, इसीलिए इन्हें अंतरद्वीप कहा जाता है। ठीक है। तो ये क्या है? ये है 56 अंतरद्वीप। और ये जो 56 अंतरद्वीप हैं, यहाँ पर भी यौगिक मनुष्य रहते हैं, परंतु ये अलग ही प्रकार के यौगिक मनुष्य हैं। तो इनके नाखून वगैरह बढ़े हुए, मटमैले आदि बहुत अलग किस्म के रहते हैं। और ये जो यौगिक मनुष्य हैं, ये हमेशा मिथ्या दृष्टि ही होते हैं, क्योंकि यौगिक हैं, इसीलिए मर करके देव रूप में उत्पन्न होते हैं। कषाय बहुत अधिक स्ट्रांग नहीं होते हैं इनके, लेकिन बहुत ऊंचे देवलोक में ये नहीं जाते हैं। सबसे कम, सबसे छोटे छोटे देवलोकों में ये जो यौगिक मनुष्य है 56 अंतरद्वीप में रहने वाले, और ये मिथ्या दृष्टि ही होते हैं, इसीलिए ये वैमानिक देवलोक में जाकर के उत्पन्न नहीं होते हैं। तो यहाँ रहने वाले ये जो मनुष्य हैं, ये यौगिक मनुष्य हैं। ठीक है। और ये जो यौगिक मनुष्य हैं, इनका जो आयुष्य है वो 800 धनुष्य, 800 धनुष्य की अवगाहना वाले ये यौगिक मनुष्य हैं। और इनका जो आयुष्य है वो है एक पल्य के असंख्यातवें भाग जितना। ठीक है। एक पल्य के असंख्यातवें भाग जितना। आप जानते हैं ना पल्योपम किसको कहते हैं? पल्योपम किसे कहते हैं? हम कहते हैं ना कि अगर एक, मानिए हम अगर इसको किलोमीटर में कहें, तो 10, 10.25 किलोमीटर लंबा, चौड़ा और 10.25 किलोमीटर गहरा एक कुआं हो, और उस कुएं के अंदर किसी यौगिक के नवजात शिशु के बाल भर भर के इस तरह से भर दिए जाएं कि अगर उसके ऊपर से चक्रवर्ती की सेना तक निकल जाए तो भी एक भी बाल और डालने की जगह वहां पर शेष ना रहे, इतना दबा दबा कर उसे भर दिया जाए। और उसके बाद हर 100 साल के बाद में एक बाल निकाला जाए, एक बाल निकाला जाए, तो जितने समय में वो पूरा कुआं खाली होगा उसे हम कहते हैं एक पल्योपम। और इस पल्योपम का एक असंख्यातवां, इनको पल्योपम, सागरोपम ऐसा क्यों कहते हैं? क्योंकि इनको हम नंबरों में हम इनकी गिनती नहीं कर पाते, असंख्यात वर्ष हैं। तो इसीलिए इनको हम उपमा से, उपमा के द्वारा हम इन्हें समझाते हैं, है ना, कोई कंपैरिजन दे करके समझाते हैं। इसीलिए ये पल्योपम, सागरोपम, उपमा के द्वारा इसे हमें, इनकी भी फिक्स्ड है,
लेकिन कितनी है इसे नंबरों में समझाना बहुत डिफिकल्ट है, इसीलिए पल्योपम। इसी पल्योपम का एक असंख्यातवां हिस्सा अगर हम ले लेते हैं तो उतना आयुष्य यहाँ पर रहने वाले जो यौगिक हैं उनका आयुष्य होता है। ठीक है। और इसके अलावा ये जो यौगिक हैं इनकी जो हाइट है, इनकी जो लंबाई है, वो 800 धनुष्य की अवगाहना होती है। 800 धनुष्य की इनकी अवगाहना होती है। तो धनुष्य वगैरह हमने पहले कई क्लासेस में ये किए हुए हैं कि अगर 24 अंगुल होते हैं तो उनका एक हाथ बनता है, और 4 हाथ होते हैं तो उसका एक धनुष्य बनता है। और यहाँ 800 धनुष्य की आयुष्य की अवगाहना वाले ये यौगिक होते हैं। ठीक है। तो ये होते हैं 56 अंतर्द्वीप, 56 अंतर्द्वीपों में रहने वाले जो ये मनुष्य मिथ्या दृष्टि यौगिक ये यहाँ पर रहते हैं। तो इस प्रकार का है ये लवण समुद्र। अब मध्य द्वीप, मध्य लोक में ये हो गया लवण समुद्र। आज थोड़ा सा सुपर फास्ट मैंने समझा दिया है। अब इसमें से अगर आप कुछ भी पूछना चाहें तो आप पूछिए। इसी मध्य लोक में जो है वो लवण समुद्र के अलावा धात्की खंड भी है, अर्ध पुष्कर द्वीप भी है, और इसके अलावा और असंख्य द्वीप समुद्र भी है। तो धात्की खंड जो है वो यहाँ पर हम अढ़ाई द्वीप के वर्णन में आ जाते हैं। यहाँ पर हमने अढ़ाई द्वीप का एक पिक्चर बनाया था। ये देखिए, ये अढ़ाई द्वीप है, और इस अढ़ाई द्वीप में आप देख सकते हैं कि धात्की खंड जो है वो कहाँ पर है। तो ये जम्बू द्वीप हो गया, और जम्बू द्वीप के बाहर ये लवण समुद्र हो गया, और लवण समुद्र के बाहर ये वाला जो है वो धात्की खंड हो गया। लवण समुद्र, ल मिट गया, लवण समुद्र। और जम्बू द्वीप, लवण समुद्र, धात्की खंड का भी नाम शायद यहाँ से निकल गया है। ठीक है। तो ये है धात्की खंड। ठीक है, ये हो गया धात्की खंड। और धात्की खंड के बाहर जो है ये वाला हिस्सा जो है ये हो गया कालोदधी समुद्र। ठीक है। और ये वाला ये कालोदधी समुद्र, और इसके बाहर ये अर्ध पुष्कर द्वीप, इसका भी अर्ध पुष्कर द्वीप। ठीक है। तो ये जो धात्की खंड और अर्ध पुष्कर द्वीप है इसकी हमने चर्चा की थी जब हम अढ़ाई द्वीप का वर्णन समझ रहे थे शॉर्ट में। तो लवण समुद्र को जो है वो चारों तरफ से घेरे हुए चूड़ी की आकार का धात्की खंड द्वीप है। और इसकी चौड़ाई कितनी है? इसकी चौड़ाई कहीं से भी आप नाप लीजिए, है ना। लवण समुद्र से लेकर जहां लवण समुद्र खत्म होता है वहां से जो है ये कालोदधी समुद्र तक इसकी जो चौड़ाई है कहीं से भी नाप लीजिए, ये 4 लाख योजन की है। तो इसके दो भाग हैं, एक पूर्वी भाग है और एक पश्चिमी भाग है। तो जो पूर्वी भाग है इसमें ये सारी चीजें हैं जो कि जम्बू द्वीप में हैं, और जो पश्चिमी भाग है उसमें भी वो सारी चीजें हैं जो जम्बू द्वीप में है। ठीक है। तो जम्बू द्वीप में एक मेरू पर्वत है, तो यहाँ पूर्व और पश्चिम को लेकर के 2 मेरू पर्वत है। ठीक है। तो 2 मेरू पर्वत हैं, और इसके अलावा जो एक महाविद्य क्षेत्र है उसकी जगह 2 महाविद्य क्षेत्र, एक भरत एक ऐरावत की जगह 2 भरत 2 ऐरावत, एक हेमवय, हिरण्यवय, हरिवास, रम्यकवास, देवकुरु, उत्तर कुरु, सब 2 2 2 2 हैं। ठीक है। तो हर एक चीज 2 2 2 2 हो जाने से जो 6 यौगिक क्षेत्र हैं उनकी जगह 12 यौगिक क्षेत्र हो गए, 2 भरत 2 ऐरावत हो गए, और इसके अलावा 2 महाविद्य क्षेत्र भी हो गए। ठीक है। वर्षथर पर्वत यहाँ पर 6 ही हैं डिवाइड करने वाले, यहाँ इनको अलग अलग करने वाले 12 वर्षधर पर्वत हो जाते हैं। ठीक है। और इसी प्रकार से जो बाहर जो है वो कालोदधी समुद्र, और ये कालोदधी समुद्र कैसा है? बिल्कुल जो धात्की खंड है उसका डबल, यानी कि धात्की खंड 4 लाख योजन का है, तो जो कालोदधी समुद्र है वो कितना हो गया? वो 8 लाख योजन। यानी धात्की खंड से लेकर के और पुष्कर द्वीप तक आप कहीं से भी नाप लीजिए, कहीं से भी हम इसे नाप सकते हैं,
तो ये कितना आ जाता है हमारा, एक मिनट मैंने इसे हिला दिया हल्का सा। ठीक है ना, थोड़ा सा पिक्चर को ही आगे खींच लेती हूँ जो मैंने बनाया था। ठीक है, तो ये जो है ये हमारा धाकी खंड है, और सॉरी, ये कालोदधी समुद्र है। इस कालोदधी समुद्र को आप कहीं से भी नाप लीजिए, धाकी खंड से लेकर के और पुष्कर द्वीप तक, ये हर जगह ये 8 योजन का ही आएगा। और इसके आगे है पुष्कर द्वीप, और इस पुष्कर द्वीप को अगले जो समुद्र है या अलका जो अगला जो जल खंड है, यहाँ से लेकर के और यहाँ तक, कालोदधी समुद्र से लेके यहाँ तक कहीं से भी आप नाप लीजिए, ये 16 योजन का आएगा। और इसके बीचों बीच में बिल्कुल सेंटर में आप देखिए कैसे गोल लाई में ये जो है मनुष्योत्तर पर्वत फैला हुआ है। और ये इस धात की खंड को दो, इस पुष्कर द्वीप को दो हिस्से में बांट देता है। अंदर वाला जो हिस्सा है इसमें मनुष्यों का निवास है, और इस मनुष्योत्तर पर्वत के आगे मनुष्यों का निवास नहीं है। इसी अढ़ाई द्वीप, एक जम्बू द्वीप, एक धात की खंड और आधा ये पुष्कर द्वीप मिला करके इस अढ़ाई द्वीप में मनुष्यों का निवास है। और इसमें भी ठीक धात की खंड की ही तरह सब चीज दुगनी है, पूर्व और पश्चिम को लेकर के। तो 2 मेरु पर्वत हैं, 2 महाविद्य क्षेत्र हैं, और 6 की जगह 12 इसके अंदर यौगिक क्षेत्र है, 2 भरत क्षेत्र हैं और 2 ऐरावत क्षेत्र है। तो ये जो पूरा अढ़ाई द्वीप है, इसमें कुल मिलाकर के 5 मेरु, 30 वर्ष थर पर्वत हैं, 5 भरत हैं, 5 ऐरावत हैं, 5 हरिवास है, 5 रम्यकवास है, 5 हिमवय है, 5 हिरण्यवय है, और 5 महाविद्य क्षेत्र है। ठीक है ना। तो एक 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 सारे हैं जम्बू द्वीप में, दो 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 सारे हैं धातकी खंड में, और दो दो हैं कहाँ पर, अर्ध पुष्कर द्वीप में। अर्ध पुष्कर क्यों, बाकी के आधे में नहीं है, वहां पर कोई मनुष्यों का निवास और ये सारी चीजें नहीं। ठीक है। अब इसी मध्य लोक में इसके अलावा ये जो सारे द्वीप समुद्र चल रहे हैं, इसके अलावा एक तो जो ज्योतिष देव है या ज्योतिष चक्र है वो, और उसके अलावा व्यंतर देवों का जो निवास है, व्यंतर बाण व्यंतर देवों का निवास भी इसी मध्य लोक में आता है। तो कल हम ज्योतिष चक्र और व्यंतर बाण व्यंतर देवों के बारे में जानेंगे, कहाँ रहते हैं ये और कैसे होते हैं ये। इसके साथ ही हमारे मध्य लोक की चर्चा जो है वो कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, तो आप देखिए, ये था हमारा मध्य लोक का आज का जो भी हमने किया है। एंड आउट कर दिया। ठीक है, सो अब हम वापस चलते हैं स्क्रीन की तरफ। एक मिनट, अनम्यूट करने का वो दे देती हूँ मैं ऑप्शन। जी, तो आज थोड़ा फटाफट हो गया ना मध्य लोक। कुछ पिक्चर्स और से समझ में आया थोड़ा बहुत। जी तो लवण समुद्र में वो पर्वत द्वीप और कलश है क्या सब? हाँ, लवण समुद्र में ही है ये सारे, है ना, ये सब कुछ, ये जितना भी विवरण है विनोद जी, ये सारा का सारा लवण समुद्र का ही। ये जो ये आपने लवण समुद्र किनारे से बताया, बालाग्र जितना गहरा है अंदर जाके, तो हाँ जैसे हाँ, अपने जो समुद्र देखते हैं किनारे में एकदम कम पानी रहता है, अंदर जाते जाते गहरा हो जाता है, गहरा उसी होता तरीके चला से। जाता है वैसा है। लेकिन जो हमारे समुद्र जो हमें दिखते हैं, जितने भी ये जो हिंद महासागर इत्यादि है ना, अरब सागर, और ये क्या है कि गहरे ऐसे होते चले जाते हैं। लेकिन लवण समुद्र क्या हो रहा है, ऐसे गहरा हो रहा है। ये समतल भूमि है और ये ऐसे गहरा हो रहा है, यहाँ से कम और यहाँ से अधिक, और होते होते 16,000 योजन तक ऊंचा। जैसे पहाड़ चढ़ते हैं ना,
वैसे पहाड़ की तरह ये गहरा होता चला जा रहा है, एक ऊपर बार की ओर बढ़ रहा है। फिर बताइए ना, वो किसी का आवाज आ रही थी, उनकी पिक्चर आने लग गई थी, पता नहीं एक चला। एक एक मिनट मैं म्यूट कर देती हूँ सबको। ठीक है, देखिए ये समतल भूमि है, ठीक है ना। समतल भूमि में इस तरफ ये जम्बू द्वीप है और यहाँ पर ये धात की खंड है। ये बीच में पूरा लवण समुद्र है, ठीक है। अब लवण समुद्र की जो गहराई है वो कैसे है कि ये समतल भूमि उधर रह गई, ठीक है। अब ये पूरा ये लवण समुद्र है ये, तो नीचे की तरफ ये ऐसे जा रहा है और यहाँ जाते जाते बिल्कुल जितना गहरा है वो 1000 योजन तक नीचे गहरा हो जाता है। और ये सिर्फ ऐसे ही नहीं, ऐसे भी गहरा हो रहा है ऊपर की तरफ भी। और गहरा ए, होते होते ए, ये जो, एक मिनट, एक कोई निशा गर्ग का स्क्रीन पे बार बार नाम आ रहा है, आपका गायब हो रहा है, पता नहीं क्यों। अच्छा निशा जी आप एक बार म्यूट कर लीजिए, क्योंकि वो शायद आपका अनम्यूट हो रहा है इसीलिए आ रहा होगा। ओके, तो मैं ये बता रही थी, ये समतल भूमि है, ठीक है ना। और ये मेरे हाथ जो पाम्स है, ये मान लीजिए लवण समुद्र है, ठीक है। तो ये लवण समुद्र क्या है, नीचे की तरफ तो ऐसे गहरा हो ही रहा है जैसे कि बाकी समुद्र गहरे होते हैं, है ना। बाकी समुद्र भी तो ऐसे ही होते हैं, जैसे जैसे आप जाओ वैसे वैसे गहराई इनकी बढ़ती चली जाती है। तो नीचे अधिक से अधिक ये 1000 योजन तक गहराई इनकी चली जाती है। लेकिन लवण समुद्र की मजेदार बात यह है कि ये ऐसे भी गहरा है, ऊंचाई में भी गहरा है, ठीक है। और ऊंचा होते 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 ये 16,000 योजन समतल भूमि से ऊपर उठा हुआ हो जाता है। और ये कितनी दूरी तक, ये देखिए बीच में मेरे दोनों हाथों के बीच में जो गैप है, ये 10,000 योजन की ये जगह है, यहां से यहां तक। इतनी योजन तक इसमें 16,000 योजन की ऊंचाई है, ऐसे ऊंचाई है पहाड़ की तरह। जो पानी है वो पहाड़ की तरह बना हुआ, 10,000 योजन ऊपर, और ऐसे 16,000 योजन की गहराई समतल भूमि से ऊपर। ऐसे ये लवण समुद्र ऊपर की ओर फैला हुआ है। ये समझ में मैंने वो आया जो आपको, समझे। कलश कलश बताए, उनके कारण हुआ क्या वो कलश, ऊंचा जो हाँ है? जो कलश है वो क्या करते हैं कि उनके अंदर जो वायु जो घूमती है और गुंजायमान होती है, उस समय क्या होता है, वायु कंप्लीटली नीचे भर जाती है और ये पानी का लेवल जो है ये ऊपर उछला हुआ 16,000 योजन तक चला जाता है। तो मैं ये वर्णन पढ़ रही थी कि जब नीचे आता है ज्वार और भाटा होता है ना ये, तो भाटा के समय तो ये बिल्कुल ऊपर जो 16,000 योजन तक चला जाता है, और जब ज्वार आता है उस समय ये पानी जो है वो 11,000 योजन तक भी नीचे आ जाता है। अन्यथा 16,000 योजन की ऊंचाई पहाड़ के समान इस पानी की ऊंचाई रहती है, जिसे कि दगमाला कहते हैं। इस बहुत बहुत कलश का आभार। मुंह जो है वो 10,000 योजन का है ना। कलश का अ, जो मुंह, कलश का जो मुंह है उसकी हाँ हाँ हाँ, चौड़ाई 10,000 योजन कलश है। का जो मुंह है वो 10,000 योजन का है, बिल्कुल। और कलश का जो ये मुंह है, संस्कृति जी आपने वर्षधर पर्वत कहाँ पे बताया? वर्षधर पर्वत जो है वो हर एक दो तरह प्रकार की भूमियों के बीच में है, ठीक है। जैसे कि भरत क्षेत्र है, और भरत क्षेत्र के बाद में एक यौगिक क्षेत्र शुरू हो जाता है, हेमवय। तो हेमवय और भरत क्षेत्र के बीच में वर्षधर पर्वत है, ठीक है ना। इसी प्रकार से हेमवय के बाद में जो क्षेत्र आता है यौगिक, उसके और हेमवय के बीच में वर्षधर पर्वत है। उसके बाद और उस महाविद्य क्षेत्र के बीच में फिर से जो है वो इस प्रकार से हर एक क्षेत्र को बांटते हुए वर्षधर पर्वत है, थैंक ठीक यू। है ना। इसीलिए खंड कर दिया हमने, भरत, एरवत, चार यौगिक, फिर इधर देवकुरु, उत्तर कुरु, सब जिनको भी बांटते हुए जो क्षेत्र है वो पर्वत पर्वत है, उन्हें वर्षधर पर्वत। वर्षधर का मतलब ये क्षेत्रों को बांटने वाले पर्वत। थैंक यू। पर्वत के इस तरफ एक प्रकार का क्षेत्र है, पर्वत के दूसरी तरफ दूसरे प्रकार का क्षेत्र है, ठीक है ना। थैंक यू। हाँ, बहुत जय जिनेन्द्र। किया है। जय जिनेन्द्र। जी, आप बाकी सब म्यूट कर लीजिए। कौन, निशा जी चलो, आप कुछ फरमा मैं रही हैं, निशा जी। मैं पूछ रही जय थी। जय जिनेन्द्र। वो मैं जी ये पूछ जी रही थी कि जी, एक मिनट मैं बाकी सबको म्यूट कर देती हूँ, एक मिनट होल्ड करिएगा। हाँ जी निशा जी, आप अनम्यूट करके पूछिए। जो लवण समुद्र में जो पानी ऊपर उठा हुआ है वो जी, टिकता कैसे है?
वो जैसे टिकता कैसे है, पहली बात तो है कि ये है कैसे वहां पर। ये इसलिए है कि कंटिन्यूअसली नीचे से ये जो पाताल कलश हैं, इनके कारण ये पानी उछला हुआ ऊपर रहता है। ठीक है, तो ये ऊपर ही रहता है, पाताल कलश अपना काम कंटिन्यूअस कर रहे हैं, और कंटिन्यूअसली ये जो पानी है ये ऊपर है। ठीक है, मगर ये पानी जो है वो उछल करके सीमा इसलिए नहीं लांघता कि ये जो नाग कुमार जाति के देव हैं ये इसे हर समय दबाते रहते हैं, तथा वो ऐसा इसलिए कर पाते हैं क्योंकि जो है वो आप मान लीजिए धर्म का प्रताप जम्बूद्वीप और धात की खंड में है कि उनको विनष्ट नहीं होने देते। और जो ठीक है, ये तो ये घात के पाताल खंड कलश के कारण ये इस प्रकार से उठे हुए रहते हैं। और जो ये घात की खंड में आपने बताया ना, दो दो हैं, जैसे दो भरत दो ऐरावत, तो जी ये जी, दोनों साथ साथ होते हैं क्या? दो भरत साथ में नहीं दो दो अलग ऐरावत? अलग हैं। देखिए बीच में जम्बू द्वीप है ना, जम्बू द्वीप के चारों तरफ लवण समुद्र है, उस लवण समुद्र के चारों तरफ धात की खंड है। तो वो जो चारों तरफ धात की खंड है, तो इस तरफ जो है एक मेरू पर्वत है और इस तरफ एक मेरू पर्वत, दो तरफ दो मेरू पर्वत है। दोनों मेरू पर्वत के को घेरे हुए जो है वो महाविदेह क्षेत्र है। ठीक है ना, फिर उससे उत्तर 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 दिशा की आप तरफ आप चलेंगे तो आप एरवत तक पहुंच जाएंगे, और नीचे 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 की तरफ चलेंगे तो आप भरत क्षेत्र तक पहुंच जाएंगे, है ना। तो सारी चीजें बिल्कुल वही चीज जो ऊपर और नीचे चल रही थी, वही चीज ऐसे नीचे की तरफ चलते चलते भरत क्षेत्र आ गया, ऊपर की तरफ चूड़ी में चलते चलते आपके एरवत क्षेत्र आ गया, है ना। नहीं, तो जैसे दो 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 अलग ऐरावत है, अलग आ दो गए ना, दो अलग अलग आ दो गए ना, सारी चीजें दो अलग अलग है। अच्छा, तक कैसे? ठीक है निशा जी। हाँ ठीक अ, है। जय जिनेन्द्र संस्कृति जी। हाँ जी, जय हाँ जितेंद्र, कौन बोल हाँ, रहे हैं? जैसे मैं अंजू बोल रही हूँ, अंजू हाँ जी। जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ हाँ, तो बोल रही थी, जैसे आपने बताया सूर्य द्वीप है और चंद्र द्वीप है, तो जी। इनमें क्या खाली सूर्य देव और चंद्र देव ही रहते हैं या और नहीं भी? नहीं, तो जो सूर्य द्वीप और चंद्र द्वीप है वो द्वीप तो हैं, यहाँ से उनका उद्गम आदि जो है वो दिखाया गया, लेकिन ये जो हमें सूर्य और चंद्रमा जो परिक्रमा करते हुए दिखते हैं, ये जो है ये ज्योतिष्क विमान है सारे। ठीक है, तो ये जो ज्योतिष्क विमान है, इनको हम नेक्स्ट क्लास में ज्योतिष्क विमान और व्यंतर देवों देव और उनके आवास वो करेंगे जो मध्य लोक में है। ये अलग है, ये केवल द्वीप है जहाँ पर हम कह सकते हैं कि इनके जो एक प्रकार से स्थान है या उद्गम स्थल है इनके। ठीक है, बाकी ये विमान है, और इनकी जो राजधानियां हैं या जो देव हैं और उनकी राजधानियां, ये भी अढ़ाई द्वीप क्षेत्र से बाहर मानी गई। ठीक और है, जो छोटे छोटे द्वीप और है तो उनमें भी जीव रहते होंगे, हाँ उनमें भी देवताओं का निवास है। अलग देवताओं का अलग नाग नाम? कुमार जाति के देवता हैं, व्यंतर जाति के देवता हैं जो कि यहाँ पर रहते हैं, और जैसे जैसे जिस जिस द्वीप पर रहते हैं अलग अलग द्वीपों के नामों का भी उल्लेख है। तो जैसे जैसे जिस द्वीप का नाम है वैसे वैसे उन देवों के भी नाम है। तो अभी तक तो ऐसे सोचते थे कि हाँ देवगति देवगति, पर उस देवगति में कहाँ भी जा सकते हैं, ये तो अब पता हाँ चल रहा बिल्कुल है जा कितना सकते हैं, है। और ये सोचिए देवता तो भवनपति देवता भी होते हैं, वो वही तो परमाधार्मिक देवता भी खाली देवी होते हैं, जैसे वो भी जैसे देवी खाली होते देवता हैं। देवता करते थे, पर बाकी मतलब बिल्कुल बिल्कुल, तो इसीलिए हम जो सोचते हैं ना कि नरक में जाना मतलब बहुत ही खराब काम है, और देवलोक हो गए, इसलिए तो कोई व्यक्ति जब मरता है तो हम क्या कहते हैं, चाहे कैसा भी, हम लिखते हैं कि उसका स्वर्गवास हो गया। हम कभी नहीं लिखते कि उसका नरकवास हो गया, है ना। तो स्वर्गवास भी कैसा कैसा हो सकता है, इजंट इट? जी। तो और संस्कृति में एक अरे ये क्वेश्चन, क्लास ये करने के बाद तो गौतम दिमाग में द्वीप वही जम्मू घूम रहा है कि जम्मू कितना द्वीप कितना बड़ा है लोग। जी, बहुत बड़ा है लोग बहुत एक्चुअली। दिमाग में, मतलब 2 दिन से कि क्या सोच रहे थे, क्या है और कहाँ का और कहाँ हम कितनी। बताइए इतने छोटे से बिंदु के समान है, और हम जो सोचते हैं थोड़ा सा धन दौलत पैसा इत्यादि, कितनी कितनी बार हम अधोलोक में नरक में जाकर आ गए हैं, और कितने कितने भयंकर भयंकर हम जो सुख हैं वो भोग के आ चुके हैं देवलोकों से। और आज हम जो यहाँ है छोटी मोटी चीजों के लिए, रुपयों पैसों के लिए, हम जो है वो इतना इतना सोचते हैं, इतने से जीवन के लिए इतना सोचते हैं। तो अगर आप ये इसको वास्तव में, लोक को हमें जानना क्यों है, ताकि इसे जानने के बाद में हमारे भीतर की भावधारा परिवर्तित हो सके। तो इसीलिए तो भगवान ने कहा ना, भीतर और बाहर को जानो, है ना। जी। ये अच्छा, जम्मू एक द्वीप एक से सवाल गौतम मेरा द्वीप है। कितनी दूर है? हाँ जी, ये कुसुम जम्मू जी, द्वीप कुसुम से जी, कुसुम जी का जम्मू हाथ उठा रहा है, कुसुम जी से पूछ ओके लेते हैं। ओके कुसुम जी आप फरमाइए। जी।
जी, मैं ऐसे पूछ रही थी कि जैसे हम लोग रात में सोगन करते हैं, अढ़ाई द्वीप 14 क्षेत्र 14 राजलोक संख्या द्वीप समूह से शांतिद्वीप से ऐसे बोलते हैं ना, तो सबसे बड़ा क्या होता है? अढ़ाई द्वीप सबसे बड़ा होता है क्या, कि 14 क्षेत्र 14 राजलोक? अढ़ाई द्वीप हम इसलिए बोलते हैं कि इसी अढ़ाई द्वीप में सभी मनुष्यों का निवास है। तो तो इस असंख्यात अढ़ाई द्वीप द्वीप समूह के फिर क्या हुआ? तो असंख्यात द्वीप समूह। बाकी जितना भी असंख्य द्वीप समुद्र है, वो जैसे अढ़ाई द्वीप को घेरे हुए भी तो असंख्य द्वीप और असंख्य समुद्र है ना। पहले जम्बू द्वीप, जम्बू द्वीप के बाहर एक समुद्र, फिर एक द्वीप, दात की खंड, फिर एक समुद्र, फिर उसके बाद में अर्ध पुष्कर या पुष्कर द्वीप, इतना तो अढ़ाई द्वीप हो गया। उसके बाहर फिर एक समुद्र, फिर एक द्वीप, फिर एक समुद्र, फिर एक द्वीप, ऐसे असंख्य द्वीप और असंख्य समुद्र हैं। तो तो इनको उनका 14 ही क्यों बोला गया? 14 क्षेत्र 14 राजलोक ऐसे क्यों बोला गया? असंख्य है तब। 14 राजलोक ही बोला गया है। हाँ, 14 क्षेत्र 14 राजलोक, अढ़ाई द्वीप 14 क्षेत्र 14 राजलोक, असंख्यात द्वीप समूह, ऐसे ये लाइन आती है। 14 राजलोक, अच्छा 14 रज्जू को कहा गया है। हाँ, 14 आप रज्जु को कहा राजलोक गया। बोल रहे हैं ना, तो मैं हाँ, कंफ्यूज। मेरी किताब में 14 ऐसे ही लिखा हुआ रज्जू। था, अच्छा इसीलिए। अच्छा, नहीं नहीं, कोई बात नहीं, रज्जू और राजलोक और राजू एक ही बात है। एक तो ही बात 14 होता है ना। रज्जू का ये पूरा लोक है ना। तो पूरा और लोक, इसी हाँ, से ये हम अढ़ाई समझ द्वीप का गए। जो मनुष्य क्षेत्र है, ठीक है और ना, इनसे सबसे हम क्षमा याचना करते हैं। कैसे राजलोक समय है। यानी 14 रज्जू का जो ये क्षेत्र है, इसके नाम है हाँ, पर्यायवाची है, रज्जू, राजू, राजलोक, ये सब इस 14 रज्जू को ही हम कहते हैं। अच्छा, 14 रज्जु को। जी जी। मतलब मेरा ये प्रश्न था कि इसमें बड़ा सबसे ज्यादा बड़ा किसको कहेंगे, अढ़ाई द्वीप को कि 14 रज्जु को? सब एक 14 बराबर रज्जू है। तो पूरा लोक हो गया ना। पूरा लोक तो हो गया, अच्छा। पूरा लोक हो गया। और अढ़ाई हम्म। द्वीप तो इसका एक इतना छोटा हिस्सा है कि मानिए इस लोक के अंदर एक धूल के कण के समान, जो दिखेगा भी नहीं कहाँ है। हाँ। इतना छोटा है ये अढ़ाई द्वीप। हम्म। और ठीक है ना, 14 इतना क्षेत्र कौन छोटा। से हुए? 14 क्षेत्र इसी को गए, राजलोक को ही? 14 क्षेत्र नहीं, 14 रज्जू। 14 रज्जू प्रमाण ये पूरा लोक है। और इसमें ऊपर ऊर्ध्व लोक है, नीचे अधोलोक है, इसको नीचे काट दे, मध्य 14 लोक है। 14 क्षेत्र को काट दे। हाँ, 14 रज्जू, 14 हम्म। राजलोक जो है ना, ये 14 रज्जू है ये पूरा। हाँ, एक इसको दो काट तीन दे। चार करके, ठीक है ना। जिसमें 7 हाँ। रज्जू से कुछ अधिक अधोलोक है, 7 रज्जू से हाँ। कुछ कम ऊर्ध्व लोक है। और हाँ। ये बीच का जो मध्य लोक है, ये केवल 1800 योजन बस का है। जीव सब इसी में रहते हैं ना, इसीलिए क्षमा याचना करते हैं। हाँ, जीव तो पूरे लोक में रहते हैं। और सारे जीवों से हम क्षमा याचना करते हैं। पूरे 14 रज्जू लोक में जीव रहते हैं। हम्म। मनुष्य केवल अढ़ाई द्वीप में एक रहते हैं। एक सवाल मेरा और है। जी सुमन जी। ये जैसे ऊंचा लोक नीची दिशा, नीचा लोक ऊंची दिशा, मतलब सब्जेक्ट से थोड़ा अलग है। हम लोग आज 52 बोल कर रहे थे, उसमें था। तो ये नीची दिशा ऊंची ठीक है, दिशा मैं जब मतलब ये रिकॉर्डिंग स्टॉप करूंगी ना, तब आप पूछ लीजिएगा 52 बोल के विषय में, ठीक है। हाँ अभी हाँ, आज ठीक हमारा ये टॉपिक इसके ऊपर है। तो इससे ठीक। रिलेटेड क्वेश्चंस हम रिकॉर्डिंग में ले लेते हैं, ठीक है। एक और कोई प्रश्न? जम्बू द्वीप से एक गौतम हाँ जी, जम्बू फरमाइए द्वीप से विद्या जम्बू जी। द्वीप से एक गौतम द्वीप की दूरी कितनी है? 12,000 योजन। तो ये हर दिशा में, चारों दिशाओं में है गौतम नहीं, द्वीप? सिर्फ एक ही गौतम द्वीप है, जिसमें के इस पूरे लवण समुद्र का अधिष्ठायक देवता जो है वो रहता है इस गौतम द्वीप में, ठीक है। 12.5 तो योजन। हाँ, जैसे ये जम्बू द्वीप है, ये जम्बू द्वीप की उत्तर दिशा है। और ये जम्बू द्वीप की पश्चिम दिशा है। तो उत्तर और पश्चिम के बीच में, यहाँ से 12,000 योजन से कुछ अधिक हम जब जाते हैं, तो इधर गौतम द्वीप जो है वो स्थित है। जहाँ की ये सुस्थित देव, जो इस लवण समुद्र के अधिष्ठायक देव हैं, वो यहाँ पर अपने परिवार के साथ में कहा गया है कि रहते हैं। जो इस पूरे लवण समुद्र के संचालन का भार इत्यादि जो है, वो लवण समुद्र के ये अधिष्ठायक देव देखते हैं, सुस्थित देव, ठीक है ना। एक प्रश्न मेरा था, ये अपनी त्रस नाड़ी है, इसके अंदर ही ये सारी समुंदर और ये सब हैं। हाँ, जो ये तरस नाड़ी है, देखिए लोक कैसा बना हुआ है ना। ऊपर से ऐसे है, फिर ऐसे है, फिर ऐसे है। तो जब ये ऐसे हुआ, यहाँ से जाके लोक ऐसे हुआ, तो इधर जो है सिर्फ एक रज्जू की चौड़ाई रह गई है ना। ऊपर क्या था, ऊपर हमारे पास में एक रज्जू, फिर नीचे आते आते ये 5 रज्जू हो गई, फिर वापस छोटा होते होते एक रज्जू, और फिर बढ़ते बढ़ते 7 रज्जू नीचे, है ना। तो ये जो एक रज्जू चौड़ाई है, इसी एक रज्जू में ऊपर से नीचे तक ये त्रस नाड़ी है ना। और यही एक रज्जू चौड़ाई है मध्य लोक की, है ना।
तो इस एक रज्जु में ही वो असंख्य द्वीप समुद्र इसी एक रज्जु चौड़ाई में आ जाते हैं। ठीक है ना? मतलब कितना बड़ा ये लोक है, आप इमेजिन करिए, है ना? राइट? मम्मी जी, आपको कुछ पूछना है? जय जिनेंद्र, या आपको कुछ बताना है सबको? आप म्यूट हैं मम्मी, म्यूट हैं आप। आप इतनी होशियार कैसे हो गई? आप इतना जानकारी कैसे, इतनी होशियार कैसे है बाबा? सुनते ही जाओ आपको तो इतनी ज्यादा दिमाग, बाप रे, इतना ज्यादा जानकारी। करते आपके तो ये प्रति बहुत सब्जेक्ट तो आभार। बहुत ही डिफिकल्ट सब्जेक्ट है, इसको तो बार बार सुने समझे तब होता है ना? तभी बिल्कुल, भी हाँ। सुनते वैसे ही वास्तव में अगर देखें तो आपकी एक बेटी बात इतनी ये होशियार अगर कैसे हो गई? कहते हैं हिस्ट्री और ज्योग्राफी बड़ी बेवफा, रात को रटी और दिन को सफा। सुने समझे मम्मी भी समझती है। वाह वाह। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, बस वही है कि शौक, एक जिसे कहते हैं ना हॉबी है जैन धर्म और भगवान की वाणी। अगले जन्म में आपके जैसे बन थैंक सके। यू। हाँ जी मम्मी जी। हाँ। नहीं, धन्यवाद नीलता जी। और मम्मी आप क्या कृतज्ञ उसमें कर रहे हैं? थैंक यू। अरे बेटी कितना अच्छा ज्ञान को तो नमस्कार है। बन जाती है तो दर्शन करती है ना नमस्कार है। बेटी इतनी होशियार है तो कृतज्ञ में तो करना बनता है भाई। हाँ बिल्कुल बनता है, ज्ञान का प्रणाम है ज्ञान को। हाँ, ज्ञान को प्रणाम करिए मम्मी, सही में ज्ञान को प्रणाम है। बेटी इतनी होशियार कैसे हो गई? कहाँ पढ़ाए थे बेटी को? नहीं, चलिए हम रिकॉर्डिंग स्टॉप कर पुण्याई देंगे, है, सारा इसके कुछ पुण्याई है रिकॉर्ड होगा। साहब, पुण्याई है ना। संस्कृति जी, आपकी गुरु कौन है? आपकी मेरे गुरु कौन है? देखिए, गुरु तो सबके ही जो है वो महाश्रवण जी हैं हमारे, लेकिन अदरवाइज हाँ, बचपन से जो शिक्षा दी है वो दादो सा और मम्मी ने ही दी है। तो बहुत छोटे छोटे थे तभी से हम लोगों में जैन धर्म का इंटरेस्ट जागा हुआ था, परिवार ही ऐसा ही है। आपके परदादा जी, दादाजी, ऐसे सभी में तो ऐसे संस्कार हुए थे ना, नहीं, छोटे सब छोटे बहुत थे तब उनके से। सामने तो मैं कुछ नहीं हूँ, बहुत छोटी सी चीज हूँ, बहुत बहुत ज्ञानी थे वो सब। और ठीक है, आप लोग सब जुड़ते हैं, आप लोगों का बहुत बहुत आभार। तो विनोद चलिए, की संस्कृति आ रही है। विनोद जी है। विनोद जी हाँ, आ रही है, बोलिए, जयपुर जयपुर आ क्या रही बोल है। रहे हैं? मैंने जयपुर म्यूट आ कर रही दिया है सबको, मैं एक संस्कृति। बार रिकॉर्डिंग स्टॉप कर देती हूँ। तो हाँ, रिकॉर्डिंग। बहुत बहुत धन्यवाद सबसे। तो हम कल चर्चा करेंगे व्यंतर और जो ज्योतिष जो देव हैं उनके बारे में, वो भी मध्य लोक में ही रहते हैं। सो चलिए कल मुलाकात करते हैं। एंड